हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग मैथ का चैप्टर है, क्लास 9th का है, जो कि है चैप्टर नंबर 7, जो कि बहुपदीय व्यंजक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, तो इनमें कितना चैप्टर पहले देख लेते हैं। देखिए 7.1 है, ये है स्वयं करे। उसके बाद है 7.1 हल करे, 7.3 हल करे। ठीक है, यानी इतना इसका दिया हुआ है। चलिए 7.4 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो वह बहुपदीय व्यंजक करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलेंगे और इसका सोल्यूशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, आप जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे 7.1 करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट। तो ये रहा बहुपदीय व्यंजक। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे अचर, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, यानी स्थिरांक भी इसको हम कह सकते हैं। यानी हम सबसे पहले देखेंगे अचर। अचर बोल सकते हैं या स्थिरांक, इसको इस स्थिरांक भी इसे हम बोल सकते हैं। तो जो बहुपदीय व्यंजक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे चर, स्थिरांक यानी कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है। देखिए ये जो होता है चर कांस्टेंट, जिसको हम स्थिरांक भी कह सकते हैं, जिसका मान कभी ना बदलेगा, यानी जो हमेशा स्थिर रहेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, अचर बोल सकते हैं या स्थिरांक बोल सकते हैं। ठीक है, यानी जो संख्या या जिसका मान हम कभी नहीं बदल सकते। तो इसको जो परिभाषा जो लिखेंगे हम, इसका जो परिभाषा जो बनेगा कि मान जिसका मान यानी वैल्यू, जिसको वैल्यू बोलते हैं यानी मान, जिसका वैल्यू कभी ना बदले। ठीक है, कभी ना बदले, यानी क्या होगा, यानी जो हमेशा क्या होगा, स्थिर होगा, यानी स्थिरांक होगा, यानी फिक्स होगा। स्थिर होगा यानी हम इसको बोल सकते हैं फिक्स्ड, फिक्स्ड रहे, उसी को हम क्या कहते हैं, वही क्या हो गया हमारा, चर हो गया, यानी स्थिरांक यानी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि क्या क्या होगा स्थिरांक। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम इसको जब देखेंगे तो क्या क्या होगा, यानी संख्या हम ले लेते हैं। तो संख्या ले लेते हैं, तो देखिए संख्या दो हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये सब संख्या क्या है, ये हमेशा स्थिर इसका वैल्यू रहेगा। जैसे कि हम कहते हैं 5, तो 5 जब हम कहेंगे तो क्या होगा, 5 हमेशा ही 5 रहेगा। 5 क्या होगा, हमेशा हमेशा ही क्या होगा, 5 रहेगा। ठीक है, यानी 5 का जो वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगा, यानी इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यानी 5 का है स्थिरांक, यानी कांस्टेंट है, यानी अचर संख्या है। ठीक है, जब हम 7 बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, 7, 7 यानी 7 ही होगा, है ना। जब हम 21 बोलेंगे तो 21 यानी 21 ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह हम 19 बोलेंगे तो 19 19 19 ही रहेगा, फिक्स है 19। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन अचर का जो मान हमेशा वही रहेगा। ठीक है, अचर का जो मान हमेशा वही रहेगा। जैसे 21 21 रहेगा, 19 19 रहेगा, 99 99 रहेगा। ठीक है, यानी कुछ भी हो जाए, इसका जो मान हमेशा फिक्स्ड रहता है, यानी स्थिर होता है, यानी अचर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म या अचर संख्या यानी स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, इतना चीज समझ गए हम लोग। अब हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि अचर संख्या में क्या क्या आता है। तो देखिए सबसे पहले हम अचर में हम ले लेंगे सभी प्राकृतिक संख्या ले लेंगे, सभी क्या ले लेंगे, प्राकृ प्राकृतिक संख्या ले लेंगे। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 5, ऐसे करके चलते रहेगा। ठीक है, etc कर देते हैं। ठीक, यानी सही प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी स्थिरांक हो जाएगा, यानी अचर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ऋणात्मक संख्या भी हम ले लेंगे। ऋणात्मक संख्या भी ये क्या अचर संख्या हो जाएगा। ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर भी बोल सकते हैं, ऋणात्मक संख्या बोलिए, या इसे हम नेगेटिव संख्या भी बोल सकते हैं, नेगेटिव नंबर। तो जैसे हो गया -5,
-12, -73 आदि। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गया, ये भी अचर संख्या यानी स्थिरांक संख्या हो गया। यानी अचर संख्या में क्या क्या आएगा, सभी प्राकृतिक संख्या आ जाएगा, ऋणात्मक संख्या आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसमें हम अचर संख्या में हम इसे भी लेंगे, जैसे भिन्न हो गया, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को भी हम ले सकते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन में हो गया 1/2, ठीक है, 3/4, 7/8। ये सब क्या हो गया, ये सब क्या है, भिन्न है यानी फ्रैक्शन है। ये भी क्या हो जाएगा, अचर संख्या में आएगा। क्या आएगा, अचर संख्या में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो फ्रैक्शन में ये हो गया 22/7, 22/7 जो कि पाई का मान होता है ना, पाई का मान होता है, पाई का मान, तो पाई का मान 3.14 भी होता है। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अचर संख्या है, क्योंकि इसका मान नहीं बदलने वाला है। तो हम लोग समझ में आ गया कि अचर यानी स्थिरांक यानी कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, यानी जिसका मान कभी ना बदले, यानी वह हमेशा स्थिर यानी फिक्स रहता है। जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हमेशा 5 ही रहेगा, 7 हमेशा 7 रहेगा, 21 हमेशा 21 रहेगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, उसका मान हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे प्राकृतिक संख्या आ गया, देखिए 1 से लेकर 1 2 3 4 5, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक संख्या हो गया, -5, -12, -3। तो उसी तरह फ्रैक्शन हो गया, भिन्न हो गया, जैसे 1/2, 3/4, 7/8, 22/7, पाई का मान हो गया 3.14। ये सब क्या हो गया, ये सब अचर संख्या है। अब हम लोग समझेंगे चर संख्या, यानी चल राशि भी बोल सकते हैं, वेरिएबल भी बोल सकते हैं। चलिए हम अब चर के बारे में, वेरिएबल के बारे में समझते हैं। चर, या इसको हम बोल सकते हैं चल राशि बोल सकते हैं, चल राशि। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ठीक है, यानी हम इसको चर भी बोल सकते हैं, यानी चल राशि भी बोल सकते हैं, या इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, देखिए, गणित या बीजगणित में चर या चल राशि ऐसी संख्या होता है, ठीक है, ऐसे संख्या होता है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, यानी इसका जो मान होता है स्थिर नहीं होता है। ठीक है, यानी सरल शब्द में हम इसको कह सकते हैं कि जिसका मान के अनुसार जो चलता या बदलता रहता है, जिसका मान चलता या बदलता रहता है, उसी को हम वेरिएबल यानी चर यानी चल राशि कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो परिभाषा बनेगा, इसको परिभाषा में इस तरह लिखेंगे, लिखेंगे कि गणित और बीजगणित, ठीक है, बीज गणित जिसको हम अलजेब्रा बोलते हैं, वही बीजगणित में चर या चल राशि जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं, ऐसी संख्या हो, ऐसी संख्या या राशि भी बोल सकते हैं, राशि को कहते हैं जिसकी, जिसकी मान, जिसकी या जिसका या जिसकी, जिसका कर देते हैं, जिसका मान क्या हो, स्थिर ना हो, स्थिर नहीं होता। ठीक है, स्थिर नहीं होता है, बल्कि बदलता रहता है, बल्कि बदल बदलता रहता है। ठीक है, बदलता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं, यानी चल राशि हो कहते हैं। आसान भाषा में इसको हम कह सकते हैं, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, सरल शब्दों में इसका जो डिफिनेशन होगा, सरल शब्दों में हम इसको कहेंगे कि जिसका जो मान है, जिसका मान परिस्थिति, परिस्थिति के अनुसार क्या होगा, चलता है या बदलता है, अनुसार चलता या बदलता रहे। ठीक है, चलता या बदलता रहे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चर यानी चल राशि भी कह सकते हैं, या चर कह सकते हैं, या वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल। जैसे अब इसको हम समझते हैं,
कि क्या होता है, एग्जाम्पल पर थोड़ा समझते हैं। जैसे देखिए चल राशि क्या होता है, जैसे कि हम ए बी सी, ठीक है, ये क्या वेरिएबल हो गया, ठीक है, ए बी सी हो गया, एम एन ओ हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, या क ख ग etc इत्यादि, हम इसे डिनोट कह सकते हैं चल राशि में, ठीक है, यानी चर यानी वेरिएबल हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि थोड़ा समझते हैं कि देखिए मान कैसे बदलता है, ठीक है। जैसे कि कोई समीकरण हम लिखते हैं, जैसे देखिए x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ x का क्या वैल्यू होगा कि 7 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो दो क्या है, ये स्थिरांक है, स्थिरांक यानी अचर यानी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। यानी दो को हम, दो का वैल्यू हम 5 कर देते हैं, ठीक है, तब जाके हमें क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा, ठीक है। यानी x का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया, यानी बदल रहा है, ठीक है। जैसे कि एक थोड़ी एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि y प्लस 9 बराबर 12 हम लिखते हैं, ठीक है, समीकरण के रूप में लिखे हैं यहाँ पर। देखिए 9 ये क्या है, चर है, ठीक, वेरिएबल है, कोई संख्या है, मतलब बीजगणितीय संख्या है। तब y का मान हम क्या रखेंगे कि 12 हो जाएगा, यानी y का मान हम जब 3 रखेंगे तब जाके हमें क्या प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा, यानी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यानी जो दो दो जो देख रहे हैं ये है स्थिरांक है, यानी कांस्टेंट भी हम बोल सकते हैं हिंदी में, स्थिरांक यानी चर अचर, ठीक। और जो पाँच है ये क्या है, चर वेरिएबल है, क्योंकि एक्स का मान बदल रहा है 5, यहाँ देखिए वाई का मान 3 हो गया, ठीक है। और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 9 माइनस एम कर देते हैं बराबर 12 कर देते हैं, तो एम का वैल्यू क्या होगा, तो एम के वैल्यू हम यहाँ क्या करेंगे, 7 करने से क्या प्राप्त होगा, 12 हो, 12 प्राप्त होगा, ठीक है। तो जो 19 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 2 है, यह हमेशा फिक्स रहेगा, स्थिर स्थिर रहेगा। दो स्थिरांक हैं यानी कांस्टेंट टर्म है, मगर एक्स क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। उसी तरह 9 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, वही क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल 3 रखते हैं तब 12 प्राप्त होता है। उसी तरह यहाँ जो वेरिएबल एम है, कांस्टेंट टर्म 9 है, तब जाके हमें क्या प्राप्त होता है, 12, ठीक है। यानी वेरिएबल क्या है, चलता या बदलता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम वेरिएबल यानी चल राशि कहते हैं, ठीक। इतनी चीज़ हम लोग समझ गए हम। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कोफिशिएंट क्या होता है, समझ लेते हैं गुणांक, ठीक है। ये सभी बहुपद में बहुपद करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या किसको क्या कहता है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे गुणांक यानी कोफिशिएंट। अब समझेंगे गुणांक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब तो हम समझते हैं कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, कि जो संख्या किसी जो वेरिएबल के ठीक पहले गुना में लिखा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कोफिशिएंट यानी गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखिए एक ले लेते हैं, देखिए, अच्छा इसका परिभाषा हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको हम परिभाषा में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि जो संख्या किसी चर यानी वेरिएबल, चल राशि भी इसको हम लिख सकते हैं, वेरिएबल के ठीक पहले गुना यानी गुना यानी मल्टीप्लाई में लिखा हो, ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मतलब गुना, गुना में लिखी होती है, ठीक है, लिखी होती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि देखिए 4 है, ये क्या है, ये स्थिरांक यानी कांस्टेंट है, और गुना वेरिएबल हम दे देते हैं एक्स, तो क्या हो जाएगा 4x, है ना। तो यानी 4 क्या हो गया, 4 हमारा कौन स्थिरांक हो गया, और x क्या है, चलिए ये क्या गुना में लिखा हो, यानी 4x हम लिखे, है ना। तो
तो हम बोलेंगे एक्स का जो गुणांक होगा यानी एक्स का जो कोफिशिएंट होगा क्या होगा, 4 होगा। यानी एक्स क्या है, वेरिएबल है यानी चर है। और फोर क्या है, फोर कांस्टेंट है यानी कांस्टेंट यानी स्थिरांक है। ठीक है, तो देखिए एक्स का गुणांक जब हम बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 है। उसी तरह 15 वाई लिखे हैं, 15 वाई लिखे हैं। तो देखिए वाई क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब जो 15 है ये हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ठीक, यानी वेरिएबल वाई हो गया है और 15 क्या कांस्टेंट हो गया। ठीक, यानी जब हम गुणांक बोलेंगे कोई वेरिएबल के संदर्भ में, तो इसके जो सामने वाला जो होगा, ठीक है, ठीक इसका सामने वही है, उसी को हम कोफिशिएंट यानी गुणांक कहते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग समझेंगे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, यानी बीजगणितीय व्यंजक जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, बोलते हैं बीज गणितीय व्यंजक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलजे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए बीजगणितीय जो व्यंजक होता है यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, इसमें क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट प्लस माइनस हम क्या लिखते हैं। ठीक है, यानी इसमें वेरिएबल भी होता है और कांस्टेंट जोड़ या और घटाव से हम लिखते हैं, उससे को हम क्या कहते हैं, बीजगणितीय व्यंजन यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि देखिए 3x, ठीक है, 3 क्या है, स्थिरांक है यानी कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, और 5 क्या है, 5 भी कांस्टेंट है। तो ये एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, यही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्योंकि इसको जोड़ा गया है प्लस से। ठीक है, एक और हम ले लेते हैं, 2y-7। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 3x+5 ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर 2y-7 भी एक क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या हो गया, x हो गया चर हो गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, और जो 3 है, 3 क्या है, गुणांक है, गुणांक जिसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट। ठीक है, और जो 5 है, 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा स्थिरांक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट यानी स्थिरांक। ठीक है, और जो यहाँ पर देखिए प्लस से इसको जोड़ा गया है, प्लस से आपस में इसको क्या किया है, आपस में जोड़ा, जोड़ रहा है। ठीक है, ठीक, उसी तरह देखिए यहाँ पर, यहाँ y क्या हो जाएगा, y2 7, और यहाँ देखिए माइनस का साइन है। ठीक है, तो यानी y क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, दो हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, और जो 7 हो जाएगा ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और माइनस से क्या है, इसको आपस में वियोग किया जा रहा है, संबंध दिखा रहा है दोनों पदों में। ठीक है, दोनों पदों में संबंध, ठीक, दोनों पदों में संबंध दिखा रहा है। अब हम समझेंगे पद क्या होता है, या क्योंकि यहाँ पद बोला गया है तो पद, अब हम समझ लेते हैं कि पद क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, जो एक्स 3x जो हम लिखे हैं, यहाँ पर x का जो गुणांक 3 है, 3x+5, तो 3x हो गया एक पद हो गया। ठीक है, और 5 हो गया सेकंड पद हो गया। ठीक, यानी क्या हो गया, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। उसी तरह 2y एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। ठीक है, तो यानी पहला पद, ये दूसरा पद। ठीक है, तो पद इसी को कहा जाता है। देखिए ये दोनों पद में कौन सा संबंध, ये दोनों पदों में संबंध दिखा रहा है माइनस,
और यहाँ दोनों पदों में प्लस क्या आपस में जोड़ रहा है दोनों पदों को, ठीक है। तो समझ में आ गया, जिसको इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्म। यानी पहला टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में संबंध दिखा रहा है प्लस का, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में दिखा रहा है संबंध माइनस का, ठीक है। समझ में आ गया, टर्म यानी पद किसको कहता है। अब समझते हैं समीकरण यानी इक्वेशन। अब समझते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। इक्वेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समीकरण। सब कॉन्सेप्ट है, मतलब हम समझ लेंगे, उसके बाद हम बहुपदीय करने वाले हैं, ठीक है। पहले एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ, देखिए बीजगणितीय व्यंजक को हम लिखते हैं 3x+5, ठीक है, ठीक है। बीजगणितीय जो व्यंजक होता है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है हम लिखते हैं 3x+5 2y-7, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक। उसी तरह एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है उसको हम बराबर लिखेंगे जीरो को, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा, यानी समीकरण हो जाएगा। यानी देखिए ये हम लिखते हैं 3x+5 बराबर जीरो, जब हम करते हैं तो ये क्या बन गया, ये बन गया है इक्वेशन, बन गया, समीकरण हो गया। उसी तरह 2y-7 बराबर हम जीरो लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा समीकरण हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन समीकरण से कहा जाता है, ठीक है। ये बीजगणितीय व्यंजक है मगर क्या बराबर जीरो कर दिए हैं, तो यानी ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। मतलब ये समीकरण हो गया, ठीक है, ये दोनों समीकरण हो गया, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हालांकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है मगर हम इसको क्या बराबर जीरो किए, तो यानी हो गया समीकरण के रूप में लिखा गया, ठीक है। इतना पॉइंट हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे पोलिनोमियल, अब समझेंगे, ठीक है। पोलिनोमियल क्या होता है, बहुपदीय क्या होता है, अब उसको हम थोड़ा जान लेते हैं। तब पोलिनोमियल यानी बहुपदीय व्यंजक अब समझते हैं, ठीक है। तो देखिए इससे पहले हम लोग क्या क्या समझे थे, बीजगणितीय व्यंजक समझे थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है। यानी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजगणितीय व्यंजक जिसका जो घात होता है, जिसका यानी पावर जो होता है, क्या होता है, अखंड संख्या होता है। अखंड संख्या किसे कहते हैं, चलिए पहले इसको हम परिभाषा में लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसको परिभाषा जो हम लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे कि ऐसे बीजगणितीय जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसके जिसके घातांक, घातांक मतलब पावर होता है, क्या होता है, पावर, यानी डिग्री भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। पावर या डिग्री भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी घातांक यानी पावर यानी डिग्री जो जो क्या अखंड संख्या हो, यानी होल नंबर हो, ठीक है। होल नंबर यानी अखंड संख्या। तो देखिए अखंड संख्या किसे कहता है, देखिए प्राकृतिक संख्या में हम जब जीरो जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, होल नंबर प्राप्त होता है, यानी अखंड संख्या, ठीक है। यानी जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही हम इसको जीरो जब ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, अखंड संख्या बन जाता है, यानी होल नंबर हो जाता है, ठीक है। यानी जो घात यानी पावर यानी डिग्री जो कि अखंड संख्या में हो, यानी 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपदीय व्यंजक यानी पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। यानी कंडीशन ये रहना चाहिए, ठीक है, तब हो, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, बहुपदीय व्यंजक यानी पोलिनोमियल कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है, ठीक। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या पोलिनोमियल होता है, ठीक है। कौन सा पोलिनोमियल होगा, कौन सा पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि x² लिखें, एक एग्जाम्पल x² + 8, उसी तरह x² - 5x + 2। छांटने का काम करेंगे कौन सा पोलिनोमियल होगा, कौन सा पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये लिख देते हैं 1,
5x 4x 3x 4। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, यानी बहुपदीय व्यंजक है। तो देखिए यहाँ पर पहला कंडीशन देखें, देखिए ये क्या है, वेरिएबल है ना। तो वेरिएबल जो है इसका पावर क्या है, 2 है। 2 क्या अखंड संख्या में आता है ना, देखिए अखंड संख्या, यानी ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। बीजगणितीय एक्सप्रेशन है, यानी इसको भी हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। यानी इसका मैक्सिमम पावर क्या है, यानी जो वेरिएबल इसका मैक्सिमम पावर 2, ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बीजगणितीय व्यंजक है, हालांकि पॉलिनोमियल में आता है। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, यानी ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्स पावर 3 है, ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। 5x, इसका भी मैक्सिमम पावर देखिए वहाँ 1 है, एक्स का पावर क्या है, 1 है, ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 है, ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। 3x में भी इसका भी पावर 1, ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा, बीजगणित एक्सप्रेशन है। 4 क्या है, पॉलिनोमियल है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पर पावर एक्स पर पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स पर पावर जब 0 करते हैं तो यानी क्या हो जाए, 1 हो जाता है ना, यानी 4 हो जाता है, यानी हम ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्योंकि देखिए अखंड संख्या में क्या होता है, 0 1 2 3 4 है ना, 0 भी क्या अखंड संख्या है। देखिए यहाँ पर एक्स पर पावर 0 जब हम लगाते हैं तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, तो 1 यानी गुना कर देंगे तो 4 आ गया, यानी ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, 4 भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और चलिए और कुछ उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक दो और लिख देते हैं। देखिए कुछ उदाहरण यहाँ पर दे दिए हैं, चलिए ये बताएं, 7/x - 3 क्या ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पर x पावर 1 है ना। तो देखिए यहाँ पर इसको हम जब खोलते हैं तो क्या होगा, देखिए 7 है गुना 1/x, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। -3 लिखेंगे, इसको और आगे बढ़ाते हैं, 7 है गुना, देखिए एक्स जब ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर -1 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। इसको और आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, 7x पावर -1 घटाव 3, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो जो चर है, चर यानी वेरिएबल है, उसका जो पावर है -1 है, ठीक है। मैंने यहाँ कंडीशन, पॉलिनोमियल में क्या कंडीशन था, पॉलिनोमियल में जो कंडीशन था, क्या होना चाहिए, सिर्फ अखंड संख्या होना चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, नेगेटिव में है ना, यहाँ क्या है, नेगेटिव में है इसका पावर, ठीक है, जो पावर है नेगेटिव में, जो कि पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए बताइए, 0, 0 क्या पॉलिनोमियल है, 0 एक पॉलिनोमियल है। वो कैसे है, देखिए हम दिखाते हैं। 0 है, 0 को हम को वेरिएबल से हम गुना कर देते हैं, वेरिएबल एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। मतलब जो वेरिएबल है इसका जो पावर है, पावर आप देख सकते हैं 1 है ना, जो कि अखंड संख्या है, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या दे देता है, 0, क्योंकि 0 के साथ में किसी के साथ भी हम गुना करेंगे तो 0 हो जाता है, 0 हो जाता है ना। यानी देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है एक्स पर 1 हम लोग करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 आ गया, यानी ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है। यानी हम इसको एक और एक उदाहरण से समझते हैं, देखिए 0 है, इसको हम y पर पावर 25 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा ना। यानी जो y का जो वेरिएबल है, y का जो पावर है 25 है, y का जो पावर क्या है 25 है, जो कि अखंड संख्या है, ठीक है। अब जब गुना करते हैं हालांकि 0 हो जा रहा है, मगर y जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर क्या है, 25 है, यानी 0 हमारा क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया, यानी बहुपद हो गया, ठीक है। चलिए इसको बताए, 3x - t, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये भी
पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वाला देखते हैं। 4 है, 4, देखिए रूट एक्स दिया हुआ तो यानी एक्स का 1/2 हम लिख सकते हैं। एक्स पावर 1/2 लिख सकते हैं, घटाओ 3y + 6x। ठीक है, तो देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमम पावर है 1/2 है, जो कि फ्रैक्शन में दिया हुआ, मगर जो पॉलिनोमियल की जो शर्त है वो क्या, अखंड संख्या में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अखंड संख्या में। मगर यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में दिया है, जो कि पॉलिनोमियल नहीं है। उसी तरह देखिए यहाँ पर भी 1/2 है, ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखिए -3 है मैक्सिमम पावर। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ -3 है, जो कि नेगेटिव में हो, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल कितना कहानी रहेगा।